तो हम लोग अब तक दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी किया। कूलम्स लॉ में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसके बाद एक सिंगल चार्ज के फोर्स के बारे में स्टडी किया कि सिंगल चार्ज पे लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ही होता है सिंगल चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और उसके लिए कंडीशन था कि सिंगल चार्ज पर आप फोर्स तभी निकाल सकते हैं जब यह फोर्स +1 पर लगे, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगे, और अगले का वैल्यू अगर 1 ना हो तो 1 बना लेंगे। सो बिफोर मूविंग फर्दर, आइए इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट बेस न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बेस रिलेटेड, ताकि आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो देखो रे बाबू, अगर यहां पर एक 8 कूलम का चार्ज है और यहां से 3 मीटर के दूरी पर हम आपसे पूछ दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताइए, कितने लोग निकाल सकते हैं? बहुत अच्छे। 8 कूलम के चार्ज का 3 मीटर के दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि 8 कूलम चार्ज से 3 मीटर के दूरी पर हम एक +1 मान लेंगे, और ये जो +1 पर फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देंगे। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देंगे, जिसका फॉर्मूला होगा 1 बाई, मीडियम का नाम ना ले तो एयर लेके चल देते या वैक्यूम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मॉड बाई R स्क्वायर। और क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब फिगर के अनुसार +i कैप, कितना सॉल्व होकर के आएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये 9 से 9 कट गया, 8 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन पर कूलम आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। मतलब 1 कूलम पर इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, 1 कूलम पर इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब सोचो अगर कि यहां पर हम सेकेंड केस में बोल दें कि उसी जगह पर अगर 2 कूलम के चार्ज को रख दिया गया, तो बताइए कि 2 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, ऑल कंडीशंस रिमेनिंग द सेम। कितने लोग बता सकते हैं कि 2 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? तो बोलेंगे सर एक तो कूलम्स लॉ से बन जाएगा कि F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन हम क्यों कूलम्स लॉ लगाएंगे? हम सीधे जब समझ में आ चुका है कि इस पॉइंट पर 1 पर इतना फोर्स लग रहा है तो 2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन की न्यूटन पर कूलम। न्यूटन, क्योंकि फोर्स ना निकाल लिया मैंने, पर कूलम पे थोड़ी ये फोर्स है। क्या ये फोर्स 1 कूलम पे लग रहा है? ये तो 2 कूलम पे लग रहा है ना। तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हम इसी में बोले तीसरा हिस्सा पार्ट सी, इसी में अगर हम बोले कि सेम चार्ज है 8 कूलम का, यहां से 3 मीटर के दूरी पर यहां पर एक चार्ज रख दिया जिसका वैल्यू है -2 कूलम,
-2 कूलम। तो अब बताइए कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी आप पहला पार्ट में निकाले कि 8 कूलम के कारण 3 मीटर के दूरी पर 1 कूलम पर इतना फोर्स, तो 2 कूलम पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भले ये चार्ज प्लस हो या माइनस हो। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, F डैश कर दो Q डैश E। बस फर्क कितना है सर कि यहाँ चार्ज माइनस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप देख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम प्लस आई कैप। कूलम से कूलम खत्म, ये माइनस जो है ना ये नंबर के साथ नहीं रहेगा, माइनस जो है वो डायरेक्शन के साथ जाएगा। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो आंसर तो वही आएगा सर 16 इंटू 10⁹ न्यूटन। बस ये माइनस जो है ना आई कैप के साथ सेटल हो जाएगा, इसका मतलब इस पर फोर्स इधर लगेगा। और वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करके भगाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जैसे चाहो तुम वैसे सोच सकते हो। मतलब हम लोग का कंक्लूजन ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा QE, क्योंकि E का मतलब होता है 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स E, तो Q कूलम पे लगने वाला फोर्स QE। अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे बोले यहां पर फोर्स, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ जो कि यहां से 2 मीटर के दूरी पर है, तो सेम आंसर आएगा कि अलग आंसर आएगा? 3 मीटर के दूरी पर ये आया, 2 मीटर के दूरी पर सेम आंसर आएगा कि अलग आंसर आएगा? ऑफ कोर्स अलग आंसर आएगा, अलग आंसर आएगा। अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी, तो ये यूनिफॉर्म पॉइंट्स हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म, जिसका वैल्यू एक समान। लेकिन अगर कोई ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पे सेम है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हम इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया बराबर बराबर दूरी पर, तो याद रखना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है। इट इज द सिंबल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम आई कैप। पहले तो बताओ इसका हिंदी आपको समझ में आता है? इसका हिंदी क्या हुआ? 1 कूलम पर 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये कहां पर लगेगा? तो बोलेंगे यूनिफॉर्म है, तो आप कहीं पर भी 1 कूलम रखिए, हर जगह पे फोर्स का वैल्यू सेम। आप कंपेयर करो, पीछे में ऐसा नहीं था, 2 मीटर पे अलग था, 3 मीटर पे अलग था, लेकिन यहां ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म का फोटो ऐसा ही क्यों बनता है, ये आपको चैप्टर 2 में हम रीजन देंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिलहाल समझ जाओ कि ऐसा फिगर रहा, बराबर बराबर दूरी पर लाइन रहा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है। अब बताओ अगर हम यहां एक 4 कूलम के चार्ज को रख दें, तो आप में से कितने लोग इस पर फोर्स बता सकते हैं? बता दोगे कितना लगेगा? 160। अरे 1 कूलम पर 40 न्यूटन, तो 4 कूलम पर 4 से मल्टी करना ही क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी सिंपल। और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। 1 कूलम पर 40 न्यूटन, तो 4 कूलम पर 160 न्यूटन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्यों डायरेक्शन में होगा? ये घुस चुका है दिमाग में, ऐसे फिर घुसा देते, एक और रीजन दे देते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, तो तुम सोच के बताओ
कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन दिया है। अगर ये फिगर बना है तो कौन सा ऑप्शन सही है? कितने लोग समझे फर्स्ट सही है? अगर कोई सेकंड सही बोल देता है तो तुम बताओ, +1 को रखेंगे तो ये रिपेल करता है क्या अट्रैक्ट करता है? इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पे प्लस रहा होगा और इधर क्या रहा होगा? माइनस। अब तुम सोचो, इधर अगर प्लस वाला कंडीशन है, इस तरफ अगर प्लस वाला कंडीशन है, तो ये प्लस इस प्लस को बुलाएगा कि भगाएगा? हर तरह से तुम देख सकते हो कि फोर्स उधर लगेगा। या अगर तुम इधर माइनस सोच के चलोगे तो माइनस वाला इसको क्या करेगा? बुलाएगा। तुम जैसे सोचो मेरे दोस्त, तुम जैसे सोचो। एक तो रट्टा मार सकते हो कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज निगेटिव हुआ, मान लो -3 कूलम, बताओ इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का? उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब। सोचेंगे 1 कूलम पर 40 न्यूटन, तो 3 कूलम पर 120 न्यूटन। अब हुआ डायरेक्शन, तो तुम बताओ ये माइनस वाला इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। या ये सोचो कि ये माइनस वाला इस माइनस को आओ आओ कि जाओ जाओ, उधर फोर्स लगा देगा। और कितना लगाएगा? 120। आप जैसे चाहो भाई मेरे वैसे सोचो। आपको बोर्ड पे अभी भी हम रिवीजन करा रहे, पहले ये सब पढ़ा चुके वीडियो में, आप उसमें देखना, उसमें बता चुके हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब 1 कूलम पर हर जगह पे फोर्स सेम लगेगा। तो 1 कूलम पर अगर ई फोर्स, तो Q कूलम पर क्यू फोर्स। चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल को हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of electric field to balance an electron in mid air। चलो बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल है। पहले सवाल समझते फिर जवाब पे आते हैं। समझो ये इलेक्ट्रॉन है, मेरा जो पेन है ये इलेक्ट्रॉन है। छोड़ देंगे पेन कहां चल जाएगा? कितने लोगों को लगता है नीचे जाएगा? इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, भले कम होता है, होता तो है। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? और क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन हवा में रुका हुआ, बैलेंस है, मिड एयर। मतलब ये पेन को छोड़ दें और पेन यहीं का यहीं पे रुका हुआ है, तो बताओ ये कब पॉसिबल है? तुम सोचो। अच्छा इसको नीचे ले जाने वाला कौन है? mg। इसका वेट सुने, mg। इसको नीचे ले जाने वाला कौन? अब सोचो कि अगर ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? जरूर इतना ही फोर्स, कोई फिजिक्स थोड़ी है भैया, इतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। अब वो चाहे जैसे लगे, अगर इतना ही फोर्स ऊपर लग जाए जितना फोर्स नीचे mg लग रहा है, तो ये पेन कहां जाएगा? अच्छा ऊपर वाला फोर्स अगर बड़ा हो गया तो, और नीचे वाला बड़ा हो गया तो, और अगर वहीं के वहीं पे बैलेंस है, मतलब जितना फोर्स नीचे। वेरी सिंपल बात। आओ सवाल क्या लिखा है उसको समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है एंड एज पर क्वेश्चन हवा में रुका हुआ है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले हम आपको क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? डायरेक्शन। और ये समझने का, रट्टा नहीं मारने का है। सीबीएसई में तो कंफर्म टाइप का क्वेश्चन है, ये सब यही सब आता है। बिहार बोर्ड में आ सकता है, तो हम कॉमन टॉपिक ही उठा के चल रहे हैं। आता है बिहार बोर्ड में टिक मारने के लिए। देखिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन हवा में रुका हुआ है, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बताओ नीचे क्या लगेगा? mg। इलेक्ट्रॉन का मास याद होगा, और g का वैल्यू मान लो 10 ले लिया।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, मतलब ये तुमको पता है वैल्यू कि नहीं पता है? एम भी पता है और अंडरस्टूड ये पता है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नीचे नहीं आ रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऊपर ले लिए। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, और बहुत आसान लगेगा, हालांकि आसान नहीं है। बहुत लोग इसमें दिक्कत में पड़ता है। क्यों दिक्कत में पड़ता है, रीजन बता देते हैं कि इसका सीधे आपको हम आंसर बता दें, आपको लगेगा हाँ समझ में आ गया, ठीक ठीक, फिर अपने से बनाने जाओगे फंस जाओगे। तो हम इसका आंसर नहीं बताने जा रहे हैं, हम इसको हर तरह से तोड़ मरोड़ के समझाने जा रहे हैं ताकि आपके पास अपना एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए, और वही इंपॉर्टेंट है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रख दिया। मेरा पहला सवाल आपसे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो भी हो, मान लो 100 है, कुछ तो वैल्यू होगा ना, हाँ या ना? तो मेरा आपसे पहला सवाल, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है क्या? इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज है क्या? कितने लोग यस सर? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ना, इलेक्ट्रॉन क्या है? और ये भी बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज? मेरा आपसे पहला सवाल, बताओ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा? ये डायग्राम देखो, इतना डायग्राम देख करके मुझे तुम बताओ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे? हाँ, कितने लोग नीचे बोला? बहुत अच्छा, बोलना चाहिए नीचे। अभी रटवा भी दिए थे कि चार्ज अगर निगेटिव होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। अभी हम ना समझे थे हम लोग, कितने लोगों को समझ में आया? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिया हुआ है? और प्लीज समझ में आएगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा, नहीं तो हम नाम लेके खड़ा करेंगे। हम इंतजार में नहीं रहेंगे, धीरे धीरे से हाथ उठ रहा है। आपको प्रॉब्लम है तो भी अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है? ऊपर। और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? अब तुम बताओ, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? अभी तो रिवाइज कराए थे। ई मतलब 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ई, तो क्यू कूलम पे लगने वाला फोर्स। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर नीचे में फोर्स लगेगा क्यूई। अब तुम बताओ एमजी कहां लग रहा है? क्यूई कहां लग रहा है? कभी जिंदगी में रुकेगा? कहां चलावेगा? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्शन अपोजिट करो, तब ना बैलेंस होने का चांस है। कितने लोग समझ पाए ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस अगर ऊपर ले लिया हम तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन, और दोनों जब नीचे खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से नीचे आ जाएगा। चलो अब थोड़ा अलग सोचते हैं। अब सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम नीचे ले ले तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर नीचे ले ले, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ले लिया? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे ले लिया और ये चार्ज निगेटिव है तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? कितने लोग समझे? ऊपर। ऊपर लगेगा क्यूई। अब बताओ, अब इसके हवा में रुके रहने का चांस बन रहा है कि नहीं? शर्त है कि जितना फोर्स उतना फोर्स। तो पहला शर्त कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट। अब सेकंड शर्त बता दो, कौन बड़ा, क्यूई बड़ा कि एमजी बड़ा? हवा में रुका हुआ है, कौन बड़ा, क्यूई बड़ा कि एमजी बड़ा? कोई बड़ा छोटा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे चलावेगा, वो बड़ा हो जाएगा तो ऊपर भागे लाएगा। क्वेश्चन बोला रुका हुआ है, क्यू इज इक्वल टू एम जी, क्यू इज इक्वल टू। अब तुम सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता, इलेक्ट्रॉन पे मास पता, इलेक्ट्रॉन का जी पता, कितना लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे? कैलकुलेशन है बाकी। कॉन्सेप्ट समझे? अच्छा, कोई ये भी सोच सकता था क्यू इधर लग जाएगा। कहां से लग जाएगा क्यू इधर? कैसे लग सकता है? क्यू या तो ऊपर लगेगा या तो, आओ मैं फिर तुमको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह कहां ले लिया है? तो बताओ नीचे में माइनस क्यों रखे कि प्लस क्यों रखे? कोई शक है क्या? गलती से प्लस क्यों कर दिया? तो प्लस प्लस बुलाता थोड़ी है प्लस वन को।
इसका ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सब तो याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब सोचो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को ऊपर ना खींचेगा। आप बहुत तरह से सोच सकते हो, या तो यार रट जाओ या आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार प्लस माइनस बना दो और उसके अनुसार आप सोच लो, उसके अकॉर्डिंग आप सोच लो। अरे कुछ समझे? तो बताओ Q का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, G का वैल्यू 9.8। कुछ नहीं बोलेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, बोल दिया 10 लीजिए तब 10 लेना है, तब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब ये कैलकुलेशन आपको हम काफी सिखा चुके हैं कि कैसे किया जाता है। इसमें अभी भी दिक्कत है तो वीडियो देखिए, वीडियो हम जो बनाएंगे न्यूमेरिकल का उसमें कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सोचिए, आपके पास कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। अगर आपसे हम बोलें एक प्रोटॉन को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है? प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस ही कि माइनस ही? अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह कहां होना चाहिए, नीचे या ऊपर? आराम से सोचो, अपना सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह कहां होना चाहिए? प्रोटॉन को बैलेंस करना, नीचे या ऊपर? तो बोलेंगे सबसे पहले एक, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह के बारे में छोड़िए, एक बात तो कंफर्म है, बैलेंस करना है तो नीचे क्या लग रहा है? और बैलेंस करना तो ये तो पक्का है कि क्यूई को कहां लगना है, ये तो कंफर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड सोचा भी नहीं अभी। अब हम सोचेंगे चार्ज कैसा है, और चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव में ना अपोजिट लगता है। तो बताओ फोर्स का मुंह ऊपर है, जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा? आप उल्टा भी सोच सकते हैं, आप हर तरह सोच सकते हैं, खाली कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के फोर्स सोचा, फोर्स लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड सोच दिया, क्या जी? तो कंफर्म है बैलेंस का कंडीशन, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह नीचे ले लिया, तो तुम सोचो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी कहां लग जाएगा फिर, और mg भी नीचे, क्यू भी नीचे, कहीं बैलेंस हो पाएगा? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह कहां होना चाहिए, ऊपर। कुछ समझे आप लोग? चलिए इसी तरह का एक और सवाल उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक 5 मिलीग्राम का क्वाइन है, सुन तो लिए होंगे 5 मिलीग्राम। सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है बहुत लोगों को कि कितना केजी होगा उनको पता नहीं, कन्वर्सन जिसको बोलते हैं, तो हम बताएंगे अभी। चलो खैर 5 मिलीग्राम का क्वाइन है, 5 मिलीग्राम का क्वाइन है। कोई भी क्वाइन हो, कोई भी चीज हो, शुरुआत में क्या होता है? ठीक बोल रहे हो, बोलो ना यार, पहला क्लास थोड़ी है, न्यूट्रल होता है, जितना प्लस उतना माइनस, न्यूट्रल होता है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह दिया हुआ है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह कहां दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर कूलम, क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और इसमें ये वाला सिक्का रखा हुआ है, ये वाला क्वाइन रखा हुआ है, इसको उठा के यहां रख दो, बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, बताओ इस क्वाइन पर कितना फोर्स लगेगा? तो बोलेंगे सर कोई लगे चाहे ना लगे, ये तो आंख बंद करके लगेगा। कितने लोग एग्री करते हो mg लगेगा? अब बताओ ये क्वाइन है ना, क्वाइन, ये क्वाइन को उठा के यहां रख दो ना, बताओ ये क्वाइन नीचे आएगा या नहीं आएगा? काहे आएगा? ऊपर में फोर्स नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा फोर्स? काहे कि सर इस पर नेट चार्ज क्या है, इसका मतलब भले इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है लेकिन जब आपका चार्ज ही 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ये नहीं सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रख देंगे तो फोर्स लगे लगेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तब ना फोर्स लगेगा। अरे समझे क्या? ये तो न्यूट्रल था, तो इस पर कोई क्यूई लगने वाला नहीं है, mg कहां लेके चला आवेगा। लेकिन चलो सवाल आपका आगे ऐसे है, ये न्यूट्रल नहीं है, जाहिर से बात न्यूट्रल नहीं है क्योंकि हवा में रुका हुआ है। क्वेश्चन में बोल दिया कि कॉइन हवा में रुका हुआ है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन लिया है पहला सवाल, या इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और कितना लिया है या कितना छोड़ा है। जवाब पे मत जाओ प्लीज, पहले सवाल समझो। ये बात समझ में आया कि न्यूट्रल कॉइन होगा तो कभी हवा में mg कहां लेके आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जरूर इस पर चार्ज होगा, चाहे इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा चार्ज बनेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा चार्ज बनेगा, और अगर ये छोड़ा तो। अब तुम हमको सोच के बताओ, टाइम दे रहे हैं कुछ सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह नीचे दे दिया है क्वेश्चन में, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा या छोड़ा होगा। थोड़ा सा अपने भरोसा करना सीखो, जवाब देने आ जाएगा। बहुत लोगों को अपने भरोसा ही नहीं रहता कि हम सही जवाब दे सकते हैं, हम सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सोच सकते हैं। चलो सोचने का तरीका आप देखो, कुछ तो सोचे ना, भले टूटा फूटा सोचो, हड़बड़ाया और घबराया मत करो। तुम उल्टा ही सोचो, तुमको नहीं कुछ सोच पा रहे हो ना, तुम सोचो प्लस मान ले। प्लस कब होगा, जब छोड़ा होगा, और माइनस कब होगा। चलो हम मान लिया कि छोड़ा है, और बना के देखते हैं, गलती होगा तो उस गलती से तुम सीखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अरे दो ही ऑप्शन ना है, हम दोनों ऑप्शन से बना लेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरा। चलो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तुम इतना बता दो खाली, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा। ये कितने लोग मानते हो, ये मानते हो। मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो कितना चार्ज आ जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हो ना, अगर n इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो कितना चार्ज आ जाएगा। चलो प्लस मान लिया कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अब इसके बाद तुम सोचो कि चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स किधर लगेगा। अब तुम बताओ, क्या तुम सही सोच पाए थे ये। नहीं, क्या कि क्यूई को लगना कहां चाहिए। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा। तो फिर हम बोल रहे हैं, तुम कोई भी वीडियो कहीं का भी देखोगे उसमें सही सही बात बताया है तो लगेगा उस वक्त समझ में आ गया, फिर न्यूमेरिकल नहीं बनता है। और जबकि हम लोग अभी क्या करें, जितना उल्टा पुल्टा गलत सलत हो सकता है कंटेंट सबको चेक कर रहे हैं। इसलिए साथ में पढ़ोगे, हम पढ़ा नहीं रहे, हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं अभी, इस बात का ध्यान रखना। हम पढ़ा नहीं रहे संडे वाले में, हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं, साथ में करना है। क्या आप लोग ये समझ पाए। चार्ज अगर हम प्लस मान के चले, इलेक्ट्रॉन छोड़ के मान के चला, तो क्यूई कहां लग गया, और इस कंडीशन में कभी ये हवा में। चलो अब इलेक्ट्रॉन लेके मान के चलते हैं। अब मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लिया है, तो तुम बताओ अगर मान लिया कि इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन लेने पे चार्ज क्या आ जाएगा। अब बताओ चार्ज अगर निगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह, तो बताओ इस पर फोर्स कहां लगेगा। इस पर फोर्स जैसा ही ऊपर लगा तो मेरा काम बनने लगा क्या। अब खाली बराबर करना बाकी रह जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है। बोलो कितने लोग समझ गए लिया है। तो एग्जाम में पूछते कि इलेक्ट्रॉन लिया है दिया है, तो हड़बड़ा के नहीं कर सकते, रट्टा कैसे मार के जाओगे, समझ के चलो। और फिर घर पे प्रैक्टिस करो, वीडियो बन रहा है ना, जाए घर पे दोबारा देखो, तिबारा देखो, और तुम देख रहोगे टॉपिक बढ़ता चला जा रहा है। यू जस्ट इमेजिन कि अभी से अगर 15 दिन बाद देखोगे तो 10 वीडियो और बन चुका होगा। कितना देखोगे, कितना बार रिपीट करोगे, टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए साथ में करते चलो। और ऐसा नहीं कि पहली बार में वीडियो देखोगे तो 1 घंटा लगा है तो अगली बार में फिर 1 घंटा लगेगा। आपको पता है कि अगली बार में हो सकता है 15-20 मिनट में समझ में आ जाए, फट आगे बढ़ा करके देख सकते हो। अरे कोई मूवी 3 घंटा का देख ले 2-3 बार, अब फिर भी अच्छा लगता है तो बढ़ा के देख लेते हो ना 20 मिनट में।
3 घंटा नहीं रगड़ते उसको। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हो तो सिलेबस बड़ा होता जा रहा है तो एकदम इनफाइनाइट होता जा रहा है, नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस जब होता जा रहा है तो आप उसी वक्त उसको रिवीजन करते जाओ, आपका समय फिर कम लगता चला जाएगा, वो कंप्रेस होता जाएगा। सही डायरेक्शन में वर्क करो। अच्छा बताओ, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया है, मान लो सेम क्वेश्चन दे और इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह हम ऊपर दे दिया, अब तुम बताओ ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा या दिया होगा? लिया होगा या दिया होगा? तो तुम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह हम कहां दे दिया। अब तुम सोच ले कि इलेक्ट्रॉन लिया है, मान लो लिया है, तुम सोच ले लिया है, तो लिया है तो चार्ज क्या आएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह ऊपर और चार्ज निगेटिव है तो फोर्स कहां लग जाएगा? हो गया ना गड़बड़, अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह ऊपर दे दिया है तो जरूर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, छोड़ेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो मेरा काम बन गया। तो कितने लोग अब इस तरह का सवाल बना सकते हो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह दे करके हम पूछ सकते हैं तुमसे इस पर चार्ज निगेटिव होगा या, अगर निगेटिव पॉजिटिव पूछ दिया तो थोड़ा आसान, और ये पूछ दिया इलेक्ट्रॉन छोड़ा के लिया तो एक स्टेप और सोचे पड़ेगा। छोड़ेगा तो प्लस आता है और लेगा तो, और फिर प्लस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम रिलेशन जानते हैं ना, बस खत्म बात, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। चलो, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन अगर हम ऊपर ले लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? छोड़ा है कि लिया है? छोड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर दे दिया, नीचे दे दिया तो भी तो तुमसे बन ही जाएगा। आओ, अब कितना छोड़ा है सर? कितना? तो बोलेंगे कितना के लिए क्या बैलेंस करना है ना, तो Q इज इक्वल टू mg। कितने लोग समझे? Q इज इक्वल टू mg। अब बताओ, तुमसे चार्ज पूछा है कि ये पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया ना। अगर तुमसे बोलता चार्ज बताइए, तब Q का वैल्यू निकालते। ई क्वेश्चन में दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, जी दिया हुआ था, चार्ज निकल जाएगा। लेकिन आपसे चार्ज नहीं पूछा, आपसे पूछा कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है या लिया है। तो पहले तो ये क्लियर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह अगर ऊपर है तो छोड़ा होगा। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? कितने लोग समझे? Q की जगह पे नहीं लिख दिया। इसके अलावा E इज इक्वल टू mg। कितने लोग को दिखा क्या नोन में खाली n बच गया? बताओ, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg बाई E। हम कैलकुलेशन कर दे रहे इसका, घर पे फिर अपने से दोबारा करोगे। आओ यहां ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले कैलकुलेशन से पहले सब बताओ, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलीग्राम है? तो पहले तो ये सुन लो, मिली जहां दिखाई दे 10 का पावर क्या कर दो? -3। तो बताओ क्या लिखे? 5 इंटू 10 का पावर, ये किस में कन्वर्ट हुआ? केजी में हो गया सीधे। ये किस में कन्वर्ट हुआ? अभी सिर्फ मिली की जगह ना ये लिखा है, अभी ग्राम बाकी है ना। अब ग्राम को किस में करेंगे? और 1 ग्राम में कितना केजी? 10 का पावर -3 केजी होता है मेरे भाई। 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। 1000 मतलब 10 का पावर 3 ग्राम। अब 1 ग्राम को यहां छोड़ दो, इसको कहां लेके चले जाओ? नीचे। तो बताओ ये +3 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? तो बताओ 1 ग्राम में कितना केजी? 1 ग्राम में कितना केजी? 10 का पावर -3 केजी। तो बताओ ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। कितने लोग सीख गए? हाथ खड़ा करो। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मिली वर्ड ना होता, खाली ग्राम होता, तो खाली एक तो -3 आता, मिली के वजह से 2 -3 वाला आ गया। चलो इंटू जी। जी मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि 10 ले लीजिए। समझ में आया? ये चलो 9.8 ही लोग कुछ नहीं दिया तो कैलकुलेशन करना है तो चलो किया जाए। और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 2000। कितने लोग समझ गए यहां तक? अब कैलकुलेशन जो करने का तरीका है, नंबर सब एक तरफ को, नंबर में कौन है?
5 है और कौन है 9.8 और ऊपर में 10 का पावर -3 कितने लोग ऊपर वाला लाइन समझ गए? ऊपर का लाइन समझ गए? चलो नीचे वाला नंबर सब एक तरफ करो, कौन है 1.6 इंटू 2,000, जीरो हटा दो, बताओ उसके अलावा नीचे क्या बचा -19 और कितना जीरो इससे लेके रखे हैं +3। कितने लोग यहां तक समझ गए? तो न्यूमेरिकल करना है तो नंबर सब एक तरफ और पावर सब एक तरफ। 10 के वैल्यू को अलग कर दिया करो, डेसिमल के बाद एक नंबर कट गया, कट गया। कितना बार में जाएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करो, 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 490, 16 दूनी 32। क्या कोई दिक्कत किसी को? चलो 10 का पावर ऊपर में कितना -6, -19 ऊपर जाएगा, +3 ऊपर जाएगा, -3। बताओ 6 -3 -6 -3 -9, 19 में से 9 जाएगा 10। कितने लोग को लगता है 490/32 को सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, काट छाट कर सकते हो? इतना कर सकते हो ना? 2 से काटो 16 बार में जाएगा 100, नहीं तो तुम लोग कर सकते हो, ये तो हमको यकीन है इतना आता है। इसमें भी दिक्कत है तो हमसे आके मिलो फिर। 490/32 इंटू 10 का पावर 10, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लेगा या छोड़ेगा? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ना निकला, ये ना कि यहाँ पे कूलम लिख दो। अगर हम इलेक्ट्रॉन ना लिखें, कुछ लोग कूलम में लिख देगा, कुछ थोड़ी लिख सकते हैं भैया। इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, छोड़ा है कि लिया है? छोड़ा है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंह अगर नीचे होता तो उसको लेता, तब ना वो बैलेंस हो पाता। क्या इस तरह का सवाल आप लोग समझे? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। यहां पे 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को रख के छोड़ दिया, रेस्ट में रख के छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 1000 न्यूटन पर कूलम। इत्मीनान से और अच्छे से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 1000 न्यूटन पर कूलम और 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को रख करके यहां पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तुमको बताना है कि 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये दूरी कितना तय करेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सुने क्या बोला? और mg को नेग्लेक्ट करना है, नीचे जो mg लगेगा ना वो क्या होगा, नेग्लेक्ट। रीजन है इसके पीछे, नेग्लेक्ट करने का रीजन है, वो रीजन वीडियो में देख लेना। वो रीजन पे जाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा कहानी। ऐसे इन शॉर्ट सुन लो, होता क्या है कि इधर वाला फोर्स के कंपैरिजन में mg जो है ना वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, इसलिए वो हट जाता है। चलो आओ देखो यहां ध्यान से समझो हम जो बोल रहे हैं। पहले समझो ये यहां होगा क्या क्या, समझना है कि होगा क्या क्या। तुम लोग बताओ 1 कूलम पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने लोग समझे? मान लो थोड़ा देर के लिए 2 कूलम है, माइक्रो है अलग बात है, मान लो 2 है, तो बताओ इस पे कितना न्यूटन का फोर्स, कितने लोग समझे? और तुम बताओ अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो F इज इक्वल टू होता है A में मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में इसका मास दे दिया है, मान लो इसका मास दे दिया है 2 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम, जो भी 4 मिलीग्राम इसका मास दे दिया है, इसका मास दे दिया है। हाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन बोलता तो मास नहीं देता, प्रोटॉन बोलता तो मास, वो आपको याद होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई सिक्का है, एकदम हवाई सिक्का है 4 मिलीग्राम का, उस पर चार्ज कितना माइक्रोकूलम है 2। क्लियर है यहां तक? अब बताओ इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं, रख करके छोड़ दो, रख करके छोड़ दो, बताओ इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर, इतनी बार तो आप बोल चुके हैं कि 1 कूलम पे 1000 न्यूटन लगेगा। यहां
तो यहां जितना कूलम का रखिएगा इससे मल्टी फोर्स लगेगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। कहां लगेगा, आगे या पीछे? चार्ज कैसा है तो कहां लगेगा? मान लो सेम क्वेश्चन दे और यहाँ पे माइनस दे दिए होते तो रखते यहां, भागता पीछे। कितने लोग समझ गए? पीछे भागता का ऊपर नीचे भागेगा? नहीं, ऊपर नीचे क्यों भागेगा भाई? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो या तो आगे भागेगा या तो पीछे भागेगा। और क्योंकि चार्ज फिलहाल हम प्लस दिया है यहां, तो कहां भागेगा? आगे। इसको आगे ले जाने वाला कौन सा फोर्स? इसको आगे ले जाने वाले कौन सा फोर्स? ठीक बोल रहे हो, जोर से बोलो ना। क्यूई। कौन सा फोर्स? आपका एमजी आगे ले जाएगा का? हम तो बोल दिए कि एमजी को नेग्लेक्ट करो। आगे ले जाएगा कौन? तो बताओ, यहां फोर्स इज इक्वल टू क्यू। या फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता जान लो, मास इनटू एम इज इक्वल टू क्यू। तो बताओ एक्सलरेशन कितना हो गया? जाके ऑब्जेक्टिव निकाल के देख लो, पी वाई क्यू में कितनी ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर एक्सलरेशन क्या होगा, बिहार बोर्ड वगैरह में या सीबीएसई में भी। क्यू ई बाई एम। कितने लोग समझ गए? क्या समझे? किसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे उस पर एक्सलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? क्यू ई बाई। बताओ जैसे जैसे आगे जाएगा एक्सलरेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो बोलेंगे सर यहां चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं ना कि कांस्टेंट होगा। तो तुम बताओ जैसे जैसे वो आगे जाएगा चार्ज का वैल्यू सेम होगा या बदल जाएगा? जैसे जैसे वो आगे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा या बदल जाएगा? जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसका मास सेम रहेगा या बदल जाएगा? सर ये तो कांस्टेंट हो गया। दिखा? जब ये आगे जाएगा तो बढ़ेगा कौन? वैल्यू। एक्सलेशन नहीं आगे बढ़ेगा, वो तो कांस्टेंट है। एक्सलरेशन के कारण तो वेलोसिटी में काची आता है? चेंज। एक्सलरेशन के कारण तो बॉडी के वेलोसिटी में काची आता है? चेंज। पहले वेलोसिटी कितना था? 0। अब ये 0 रहने वाला नहीं है। ये एक्सलरेशन इसको कहां लेके भागेगा? असल में इस पे लगा फोर्स, अब फोर्स ने पैदा किया एक्सलरेशन, उस एक्सलरेशन से आगे भागेगा ना। और बताओ क्योंकि ये कांस्टेंट है तो फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। 9th क्लास में पढ़े होगे, 9th में पढ़े होगे, भले 11 नहीं पढ़े हो तुम लोग में से बहुत लोग, तो इनका ऐसा इधर फॉर्मूला कभी जिंदगी में देखे हो? ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा क्योंकि एक्सलरेशन क्या है? अगर ये एक्सलरेशन कांस्टेंट ना होता तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, नहीं होता। तो बोलेंगे सर इसका मतलब जो एक्सलरेशन हम जी बोलते थे अब जी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यू बाई एम। तो बताइए, तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा 10 सेकंड के बाद। तो बोलेंगे सर वेलोसिटी निकालना है तो लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सलरेशन कितना है? क्यू बाई एम। और टाइम कितना है? 10। तो बताओ v इज इक्वल टू कितना लिख दें? क्यू बाई एम इंटू टी। अब ये कैलकुलेशन तुम होमवर्क में घर पे करोगे। कितने लोग कर सकते हो? चार्ज का वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1000 और मिलीग्राम को केजी में करना सिखाया ना, 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे -3 ही बन जाएगा तो मिलीग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम कितना सेकेंड? फिर हम बोल रहे हैं और रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आया है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सीधे ये टिक मारने के लिए आता है कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा। आपको कैलकुलेशन जनरली आज तक नहीं दिया है, सीबीएसई में भैया दे सकता है, आना चाहिए कैलकुलेशन, तो बउआ टाइप चीज है। कम से कम इतना सबको आ जाना चाहिए। कितने लोग को समझ में आ गई? चलो, कितना दूरी एक्सलेशन निकल चुका, वेलोसिटी निकल चुका, डिस्प्लेसमेंट बताओ। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, और यू कितना है? 0। छोड़ो उसको, हाफ। ए के जगह पे क्या लिखे? क्यू बाई एम इंटू
आंसर होगी। कितने लोग समझ गए? अगर कोई बोलेगा कि दूरी ट्रैवल किया है x, तो s के जगह पे क्या लिखा जाएगा? x QET स्क्वायर बाय 2m। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, समझ में आया? बताओ सेम क्वेश्चन दे, अगर यहां पे माइनस में दे देते ये तो क्या हो जाता? सेम आंसर आता कि बदल जाता? सेम आता, क्या फर्क पड़ता है? फोर्स आगे ना लग करके सेम वैल्यू आता भैया। कितने लोग समझ गए? अरे आगे बॉडी ना जाके कहां जाता? पीछे। एक्सलेशन यही ना लगता, खाली फोर्स आगे ना लग करके फोर्स कहां लग जाता? पीछे लग जाता। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपसे हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, घर पे जाके हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। हम देख रहे हो कि हम लगभग उसी दिन अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आप उसी दिन उस चीज को देख सको। तो अभी भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो 2 घंटा के अंदर अपलोड कर देंगे। तो शाम में बैठ करके फिर इसको 1 से 1.5 घंटा आराम से टेक योर टाइम और समझ समझ के कॉपी में लिखना। और उसके बाद कहीं दिक्कत होता हो ना हमसे पूछो ना, हम बताने को तैयार हैं। और हमको पता है कि कॉन्सेंट्रेट होकर लिखोगे दिक्कत नहीं होगा। जब अभी समझ में आ रहा है, खाली यही ना कॉन्फिडेंस नहीं बनना कि याद कैसे रहेगा, तो वीडियो फॉर्म में है ना भाई, वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। शॉर्टकट तो है नहीं पढ़ाई का। चलो सुनो, अब क्वेश्चन है, एक निगेटिव चार्ज को, सुनाई दिया क्या बोला? एक निगेटिव चार्ज को 200 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया इस तरफ। सुनाई दिया क्या बोला? मान लो -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को, -2 माइक्रोकूलम के चार्ज को 200 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर कूलम। इतना सुन लिया आप लोग? बताओ ये जैसे जैसे आगे जाएगा इसका वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा? टेक योर टाइम। इतना देर से लेक्चर सुन रहे हो, सोचो। इधर फेंका है ना, तो इधर ही ना जाएगा। हमको ये बताओ जैसे जैसे आगे जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? है? घटेगा कि बढ़ेगा? कितने लोगों को लगता है घटेगा? अगर लगता है तो हाथ खड़ा करो अच्छे से। बिल्कुल घटेगा, क्योंकि तुम सोचो इस पर चार्ज क्या दिए, प्लस की माइनस? माइनस। इस पर चार्ज है माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंका है, तो फोर्स कहां लगेगा? ये कितने लोग समझे कि फोर्स पीछे लगेगा? इसमें कोई दिक्कत है क्या? चार्ज अगर निगेटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, तो बताओ फेंका कहां और फोर्स कहां लग रहा है? तो ये वाला फोर्स इसके वेलोसिटी को, मान लो यही पेन को हम फेंक दें ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? जैसे जैसे पेन ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ भी जाएगा। क्या बढ़ते बढ़ते आसमान में छेद कर देगा? अरे फेंका जब ऊपर तो mg कहां लग रहा है? कुछ लोग सोचते हैं आप जब फेंका तो स्पीड कम होगा, फिर ज्यादा स्पीड होगा, फिर कम स्पीड होगा। अरे सबसे ज्यादा स्पीड तब होगा जब हम जिस वक्त इसको क्या किया है, फेंका है। उसके बाद तो स्पीड, क्या कि mg कहां लग रहा है? नीचे। तो बताओ जैसा ही फेंकेंगे इसको आगे, QE कहां लग रहा है? इसके कारण इसका वेलोसिटी, और घटते घटते कहीं ना कहीं पे ये क्या चीज हो जाएगा? आपसे यही पूछा है कि कितना दूरी तय करके ये रुक जाएगा। अच्छा रुका रह जाएगा कि फिर पीछे भागेगा? बताओ तो। सोचो, मान लो यहां पे आके रुक गया, रुक गया, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहां पे क्या होगा? तो बोलेंगे सर QE कहां लग रहा था, तो रुकने के बाद ही कहां भागे लगेगा? कितने लोग समझे? जैसे मान लो हम एक निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, और हमको रख के छोड़ दो निगेटिव चार्ज को, बताओ हम कहां जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम निगेटिव चार्ज है, हमको रख के छोड़ दो, हम कहां जाएंगे? पीछे। 100% पीछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम निगेटिव चार्ज है, रख के छोड़ दो, कहां जाएंगे? लेकिन अगर तुमको धक्का दे दी आगे, तो पहले तो आगे जाएंगे ना। वेलोसिटी ना हमको दिए, हाँ मेरे पे फोर्स कहां लग रहा होगा?
पीछे। मेरे फोर्स कहां लग रहा होगा? पीछे। हम जा कहां रहे हैं? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी के कारण मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण हम आगे चलेंगे। स्पीड घटेगा ना, और घटते घटते फिर जीरो, और जैसा ही वेलोसिटी जीरो हुआ, फोर्स कहां लग रहा है? फिर कहां जाएंगे? पीछे। कितने लोग समझ? तो सवाल मेरा यह है कि इसको जब फेंका आगे तो कितना दूरी तय करने के बाद और कितना समय के बाद ये मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा। कौन सा वर्ड यूज किया? मोमेंटरली वर्ड यूज किया, मतलब पल भर के लिए, क्योंकि रुका तो नहीं ना रहेगा, पल भर के लिए रुकेगा, फिर कहां चल जाएगा? पीछे। कितने लोग सवाल समझे? अगर बताओ यही पॉजिटिव चार्ज होता और हम इसको इधर फेंक देते तो क्या कभी रुकता? नहीं। और क्यों इधर लग रहा था? स्पीड बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछता है कितना देर में रुकेगा, वो सवाल फॉर्म नहीं होता। सवाल इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि हम फेंका आगे है और फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। हम फेंका आगे और फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो पूछा है कितना देर में रुकेगा, तो बोलेंगे देखिए सर, सबसे पहले तो सोचिए कि एक्सलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, और रिटार्डेशन कराने वाला कौन? क्यूई, मास इनटू, ये एक्सलरेशन है कि रिटार्डेशन? रिटार्डेशन नहीं बोलोगे तो फिर यहां क्या लगाना पड़ेगा? तब एक्सलेशन बोलोगे। अगर रिटार्डेशन बोल दिए तो फिर माइनस की जरूरत नहीं है। कितने लोग ये बात समझे? तो बताओ रिटार्डेशन कितना आएगा? क्यूई बाई, क्वेश्चन में क्यू दिया है 2, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम समझ चुके रिटार्डेशन में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मास दिया है, ये निकल जाएगा, और ये तीनों कांस्टेंट है। अब बोला कितना देर में रुकेगा, तो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल u दिया बाय 200, और बताओ यहां प्लस आएगा या माइनस? माइनस, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा? क्यूई बाई एम इंटू टी। इसको इधर लेके जाओ, बोलो क्या लिखे? क्यूई टी बाई एम इज इक्वल टू यू। तो बताओ टी इज इक्वल टू एम यू बाई क्यूई। कितने लोग समझे? अरे टी निकालना था ना, एम को इधर लेगा, क्यूई को कहां लेके चलेगा? नीचे। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? पक्का समझ गए? कोई दिक्कत भी? नो। अच्छा, कितना दूरी तय करेगा? यूटी प्लस हाफ एटी, यहां पे माइनस लेंगे प्लस माइनस। कोई दिक्कत किसी को समझने में? बताओ यू पता है? पता है यू? बताओ टी निकाल चुके होंगे, तो बताओ बन जाएगा। लेकिन इससे बेहतर ये फॉर्मूला यूज करो, आसानी से बनेगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 200 दिया है ना, 200 का स्क्वायर, a का वैल्यू निकाल चुके होंगे क्यूई बाई एम, और क्या निकालना रह जाएगा? इससे जल्दी बनेगा, बनने को तो इससे ही बनेगा, उससे जल्दी बनेगा। तो ये सब आपका HW होमवर्क समझ में आया? ये सब कंप्लीट करके आप लोग वीडियो देख करके आओगे कैलकुलेशन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किए थे, एक बार उसको क्विकली हम लोग रिवाइंड कर लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कितना चार्ज होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड, एक अगर 2 होगा तो अगला का भी वैल्यू, लेकिन एक माइनस में होगा तो दूसरा। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, और दोनों के बीच में मान लो कुछ दूरी है, तो बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। एक प्लस में होगा तो दूसरा, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कुछ नहीं करते हैं,
किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच में जो दूरी है उससे मल्टी, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग डाइपोल मोमेंट समझे? डाइपोल का फोटो कैसे बनेगा? एक अगर माइनस क्यू होगा तो दूसरा, और दोनों के बीच का दूरी हम 12 मान लेते हैं। हम एल भी मान सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट से हमको बहुत सारा काम है तो हम 12 मान लिए। तो बताओ डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों के बीच में जो दूरी है उससे मल्टी, तो Q इंटू 2L क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of either of the charges and the separation between them, and the separation between them. वेक्टर क्वांटिटी है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, और सीजीएस यूनिट हो जाएगा डीबाई। सीजीएस यूनिट हो जाएगा डीबाई, नाम याद रखना, डीबाई सीजीएस यूनिट। आइए देखो, दुनिया में दो ही क्वांटिटी मोशन कराता है, एक होता है फोर्स और एक होता है टॉर्क। किसी बॉडी पर ताकत लगाएं, बॉडी आगे चल जाए सीधा, बोलेंगे फोर्स। किसी बॉडी पे ताकत लगाएं, बॉडी रोटेट कर जाए, बॉडी रोटेट कर जाए, बोलेंगे टॉर्क। बोलोगे सर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क तो हो ही जाएगा ना? कोई जरूरी नहीं है। मान लो ये पेन है और इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे बताइए घूम रहा है गोल, बहुत होगा तो खींच के निकल जाएगा, सीधा चल जाएगा, लेकिन घूमने वाला ऐसे फोर्स लगाएंगे तब ये घूम रहा है। तो एक खास तरीका से फोर्स लगाने पे बॉडी गोल घूमता है। तो बॉडी पर फोर्स लगाए और बॉडी रोटेट कर जाए तो इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क कहा जाता है। देखिए ध्यान से आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, काम आएगा आगे। उतना डिटेल में नहीं जा सकते जितना डिटेल में हम 11 में पढ़ाया है, थोड़ा बहुत बता रहे हैं ताकि आपको पूरे 12th में कहीं दिक्कत ना हो। देखो ये एक डंटा है, समझो एक लकड़ी का डंटा, स्केल आता है ना लकड़ी वाला स्केल, ये लकड़ी वाला स्केल है और यहाँ पे हम कांटी मार दिया। अब बताओ कांटी यहाँ पे मार दिया तो ये इसके अबाउट गोल घूम सकता है ना? ये घड़ी के सुई की तरह सोच लो, घड़ी का सुई की तरह यहाँ पे कांटी मारा हुआ है, इसी के अबाउट रोटेट करेगा, इसी कांटी के अबाउट। तो जिसके अबाउट रोटेट करेगा इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसके अबाउट रोटेट करेगा इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ, आज से ये नाम मत भूलना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इधर फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया? इधर हम फोर्स लगा दिया। तो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अभी आपको हम नाम सुना रहे हैं, नाम सुना आप लोग? क्या नाम सुना? एक हुआ एक्सिस ऑफ और एक हुआ पॉइंट ऑफ। जहां पे फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये दरवाजे जो खोलते और बंद करते हैं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होता है? हैंडल, हैंडल, हैंडल हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? कब्जा। जिस जो कब्जा लगा होता है वो कौन हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हैंडल कौन हुआ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और एक लाइन खींच दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाता हुआ, इस लाइन को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। चलो तीसरा टर्म आया, इस लाइन को क्या बोलते हैं रे बहुआ? इस लाइन को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस लाइन को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जनरली आर से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर आर से। तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? बोलो एक ऐसा लाइन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर।
चलो क्वेश्चन में दे दिया ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है। मेरे सवाल का जवाब दो, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में कितना एंगल लेके चलेंगे? बोलो ना जी। बिल्कुल नहीं, इट्स ऑल अबाउट द वेक्टर मेरे दोस्त। हम लोग जब भी एंगल लेते हैं तो याद रखना दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, या तो दोनों कन्वर्जिंग हो। तो तुम देखो P पॉइंट से ये आ रहा है कि जा रहा है, और ये डाइवर्जिंग, और ये एंगल नहीं ले सकते हैं। आपको पोजीशन वेक्टर को आगे बढ़ाना होगा। वेक्टर का रूल, हम वेक्टर को कहीं भी आगे बढ़ा सकते हैं, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। अब फिर तुम चेक करो, बताओ ये जा रहा, यहां से ये जा रहा है कि आ रहा है? और ये वाला जब दोनों जा रहा है अब एंगल बीच का लेंगे। कितने लोग समझ गए? तो ना कि जो एंगल दिया हो वही ले लिया, नहीं। ध्यान देना, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, या तो दोनों डाइवर्जिंग हो तब बीच का एंगल लेंगे, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। अब बताओ ये पूरा 180 है तो ये कितना एंगल हुआ? मतलब मेरे काम का एंगल ये 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए जिसके साथ थीटा बनता है, इधर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ। अब देखो जो ये भी नहीं जानते हो वेक्टर को तोड़ना मरोड़ना, रिजोल्यूशन, एक तो मेरा वीडियो देख लो, वेक्टर का वीडियो नंबर 4 और 5 इसी के ऊपर है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वो भी नहीं देखने का दिल है, रट्टा मार जो कम से कम आज से, कि जिसके साथ भी थीटा एंगल बनेगा वो कॉस होगा और दूसरा वाला हिस्सा साइन होगा। वेक्टर दो हिस्सा में टूटता है, कॉस थीटा में, और तो बताओ दूसरा वाला हिस्सा इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। बोलो सही या गलत? गलत। गलतियों को सीखो, गलती चीजों को सीखो, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आगे भी काम आएगा। याद रखना जब भी ब्रेक करेंगे तो कॉस के साथ साइन हमेशा 90 बनाना चाहिए। तो ड्राइंग मत करना, जैसे बहुत सा बच्चा को ऐसे लाइन खींचा ना, बहुत सा बच्चा ऐसे खींच देता है, बोलता है हम भी तो एफ साइन थीटा, सर भी वही, लेकिन वो ये लाइन पे ध्यान ना देता है, वो ऐसे करके खींच देता है, उसको लगता है हम सही बनाया। ये गलत बनाए हो, ये एंगल 90 नहीं है। देखा क्या बोला हम, ये एंगल 90। और जबकि बनाते समय ध्यान देना कि साइन और कॉस के बीच कितना एंगल होना चाहिए, छोटा छोटा बात पे ध्यान दो डायग्राम पे, तो कंसेप्ट न्यूमेरिकल सही होने लगेगा। ये बात समझे तुम लोग? क्या समझे कि जब भी दो वेक्टर को ब्रेक करेंगे तो इस तरह से ब्रेक करेंगे कि कॉस में और साइन में आपस में एंगल कितना डिग्री बने, 90 बने। आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, यहां पे काटी मारा हुआ है ना, और एफ कॉस थीटा की तरफ फोर्स लगाओ, तो लगाओ ऊपर फोर्स, बताओ ये खिंचा रहा है या नहीं, और ये गोल घूम रहा है या नहीं? कितने लोगों को गोल नहीं घूमेगा? बहुत ताकत लगा देंगे तो यहां से छूट के बाहर आ जाएगा, सीधा चल जाएगा, लेकिन गोल घूमे वाला। इसका मतलब एफ कॉस थीटा टॉर्क में कंट्रीब्यूशन। कितने लोग समझे? अरे टॉर्क में वही ना कंट्रीब्यूट करेगा जो गोल घुमा देगा। चलो एफ साइन थीटा की तरफ फोर्स लगाओ, एफ साइन थीटा की तरफ लगाओ इधर फोर्स, बताओ गोल घुमा? कितने लोगों को लग रहा है गोल घूमेगा? कितने लोगों को लग रहा है कि एफ साइन थीटा ऐसे घुमा देगा गोल? तो बताओ गोल घुमाने वाला कौन? गोल घुमाने वाला वो फोर्स जो पोजीशन वेक्टर के साथ कितना डिग्री बना रहा है। अब मेरे मुंह से जब भी ये निकलेगा कि वही फोर्स गोल घुमा सकता है जो पोजीशन वेक्टर के साथ 90 बनाता है, तो तुम्हारे दिमाग में डायग्राम आना चाहिए। हम चाहते तो फॉर्मूला लिख देते हैं, टॉर्क का ये फॉर्मूला, चलो पढ़ते हैं आगे, लेकिन हर बार तुमको दिक्कत होता, तुमको पता नहीं चलता हम कांचे के बारे में बात कर रहे हैं, और ये एक चैप्टर के लिए पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक के लिए नहीं। आगे भी आपको बहुत से टॉपिक में इसका काम पड़ेगा, एंड डेफिनेटली इतना डिटेल में नहीं जा सकता। मान के चल रहे हैं कि आपको एक बार पढ़ा रहे हैं, आप बार बार इन सब टॉपिक को रिवाइज करो और याद रखो, एबीसीडी के तरह हम आसान बना लो। और इसमें कर ही क्या रहे हैं बाबू रे, हम क्या ही चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, हम यही ना बोल रहे हैं कि जो फोर्स पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा वही गोल घुमा सकता है, जो फोर्स पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होगा वो गोल घुमा नहीं सकता। मतलब टॉर्क में कंट्रीब्यूशन
किसका होगा, साइन थीटा वाले का, कॉस थीटा वाले का? तो बोलेंगे सर टॉर्क का मतलब हुआ आपको एफ साइन थीटा लेना है। क्यों लेना है, समझ में आया? ये एफ साइन थीटा गोल घुमा पा रहा है। दूसरी बात, आप एक काम करो, फोर्स यहां मत लगाओ, जहां पे कांटी मारा हुआ है ना यहीं पे फोर्स लगाओ, खूब फोर्स लगाओ, बताओ गोल घूमेगा? जहां पे दरवाजा में कब्जा है, कब्जा, वो कब्जा पे कितना भी ताकत लगाओ दरवाजा खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कब्जा से कुछ ना कुछ दूरी होना, चाहे इतना दूर जाओ, चाहे इतना दूर जाओ, चाहे इतना दूर चल जाओ, कुछ ना कुछ दूरी होना, मतलब पोजीशन वेक्टर का होना। अगर पोजीशन वेक्टर का वैल्यू 0 हुआ तो टॉर्क पैदा, मतलब जहां पे कांटे ठुका हुआ है, मान लो मेरा हाथ यहां से घूमता है ना, यहां से देखो घुमा रहे कि नहीं हाथ, अब मान लो हम यहीं पे कितना भी ताकत लगाए हाथ घूम जाएगा मेरा? नहीं, यहीं से तो घूम रहा है, कुछ ना कुछ यहां से दूरी होना जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है एफ साइन थीटा पे और पोजीशन। टॉर्क को किससे इंडिकेट करते हैं बताओ? टॉर्क का फॉर्मूला आज से अगर लिखेंगे आर एफ साइन थीटा तो समझ जाओगे। मतलब टॉर्क को किससे मतलब है, पोजीशन वेक्टर से और फोर्स का उस वैल्यू से, फोर्स का उस वैल्यू से जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। टॉर्क को मतलब हमको पोजीशन वेक्टर से है और फोर्स के उस वैल्यू से जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। और एफ साइन थीटा को एफ परपेंडिकुलर भी तो लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? अब हम एक कल वीडियो भेजे थे, कल एक वीडियो अपलोड किए थे, वीडियो में हमेशा तुम लोगों को बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए रखो, जैसे ही कोई वीडियो आएगा उसमें अनाउंस करेगा। उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का 3 वीडियो डाला है, एक हफ्ता दे रहे हैं हम, अगले हफ्ता मुझे क्रॉस प्रोडक्ट आप में से हर एक बच्चा को एकदम बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट एकदम आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत होता तो मोस्ट वेलकम टू मी, लेकिन मेरे पास तभी आना जब एक वीडियो कम से कम आप एक बार देख के लिख चुके हो और उसके अलावा कम से कम 2 बार और देख चुके हो। मतलब कितनी बार? मिनिमम 3 बार। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है मोस्ट वेलकम टू मी, हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे। देखो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो में तुम क्या पाओगे, उसमें एक चीज पढ़ाया है कि ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आर एफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। अब मैं उसको 5 मिनट में इसको मैं नहीं समझा सकता, ये कम से कम भी तो 2-3 घंटा का चीज है जो वीडियो बना के हम डाल दिए। 11 वाले तो पढ़ाए थे हम ये डिटेल में, और बोलते थे हम कि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट, वो अच्छा कर ले फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। नहीं अच्छा किया, मौका मिल रहा है ठीक कर लो। तो आर क्रॉस एफ ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर का। आर एफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। ठीक, हम इस पे कोई डिस्कशन चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगले संडे को इस लाइन से इस लाइन में कैसे कन्वर्ट किया आप वीडियो देख के रखोगे, हम चर्चा कर देंगे। आज मुझे इसका काम नहीं पड़ेगा, तो कम से कम यहां तक समझ में आ गया। कम से कम कहां तक समझ में आ गया कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाए और बॉडी रोटेट कर गया तो क्या कहते हैं, टॉर्क। टॉर्क पैदा होने के लिए जरूरी है कि फोर्स जो लगे वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। आप ये पहचान पाए एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको कहते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर होता है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। आइए इसी में एक स्पेशल कैटेगरी है कपल का, एक स्पेशल कैटेगरी किसका है, कपल का। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, एक डंडा ले लिए, लकड़ी का स्केल ले लिए, यहां पे कांटी मार दिया, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर लगा रहे हैं 4 न्यूटन आई कैप का फोर्स F1, और इधर लगा रहे हैं 4 न्यूटन, डायरेक्शन बोलो, प्लस आई कैप की माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का फोर्स F2। कितने लोगों को ये डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन? कांटे दिख रहा है, कहां मारा हुआ है ना,
और मान लो यहां से यहां तक का दूरी हम 2 मीटर दे दिया है और ये दूरी हम 8 मीटर दे दिया है। चलो मेरा पहला सवाल, टोटल फोर्स कितना होगा? जो दिख रहा है बोलो। बोलेंगे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है सर, दोनों को जोड़िए ना सर। तो 4i कैप प्लस 4 माइनस आई कैप कितना हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलो अब एक बात बताओ सोच के, एक बात बताओ सोच के कि ये डंडा घूमेगा कि नहीं? तो हड़बड़ा करके नहीं, फील करके पढ़ाई करो, फील करके। ये डंडा में यहां ना कांटे लगा हुआ है, हाँ या ना? अब बताओ ऊपर में फोर्स कहां लग रहा है? आगे। और नीचे में कहां लग रहा है? तुम फील करो तो घूमेगा कि नहीं? बताओ ये ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये इधर घुमाना चाह रहा है, तो बताओ दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है कि अलग अलग? कुछ लोग को लगता है एक का फोर्स का मुंह इधर, एक का फोर्स का मुंह इधर, इसका मतलब उल्टा उल्टा घुमाना चाह रहा होगा। नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है। देख पा रहे हो ये कैसे घुमा पा रहा है? ऐसे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, 12 से 3, 3 से 6, ऐसा ही ना होता है, 12 3 6 9 12 क्लॉकवाइज। और ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, देख के बोलो ना, कितने लोग फील कर पाए? ये भी कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। ये भी कैसे घुमाना चाह रहा है? और बताओ टॉर्क का फॉर्मूला भी क्या लाए थे? हाफ एफ साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे थे? आर इंटू मत लिख देना, वो क्रॉस है। क्रॉस क्या होता है वीडियो एक बार देख करके आना। अब एक बात हम बोले सुनोगे, फैन मतलब, फैन मतलब, ये सब याद है ना? आज से ये याद रखो कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस करा के आंसर जो आएगा, क्या बोला? जो आंसर आएगा ना वो आंसर दोनों के साथ 90 बनाता है, एकदम याद रखो। आप वेक्टर का वीडियो देखोगे तो उसमें मिलेगा, समझाएंगे। अभी इन शॉर्ट बता रहे हैं, जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस करके जो आंसर आएगा वह आंसर दोनों वेक्टर के साथ बताओ कितना डिग्री बनाएगा? अब सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तुम देख के बताओ क्या ये लोग आपस में 90 बना रहा है? हाँ या ना? किसी को हाँ भी लग रहा है क्या? नहीं। चलो हम इसको क्रॉस कराएंगे, हम बोला क्रॉस करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। क्या करा दो? क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, और बोला कि ए और बी को क्रॉस कराओ, तो इसका आंसर आएगा वेक्टर सी। और वेक्टर सी किधर होगा? तो मैं यही बता रहा हूं कि वेक्टर सी जब भी होगा तो वो ए से भी कितना बनाएगा और बी से भी, और ए और बी दोनों से 90 का ऑप्शन ये है। देखो ये बना रहा है इससे 90 पेन के साथ, और इसके साथ भी 90 बना रहा है। या तो बाहर बनाए 90 या तो अंदर बनाए। सोचो तो अगर हम इधर सोच लें, इधर, तो तुम सोच के बताओ, अगर हम इधर सोच लें, अगर हम इधर सोच लें, देखे पेन देखे, अगर हम इधर सोच लें तो इससे तो 90 बना दिया ब्लैक पेन से। अरे ब्लैक पेन से कितना बना दिया, लेकिन क्या इस पेन से भी 90 बना पा रहा है? और एक साथ दोनों से 90 बनाना चाहिए, तो दोनों से एक साथ 90 बनाने का दो ही ऑप्शन है, या तो बाहर, अगर मान लो ये दोनों वेक्टर ऐसे होता, ये दोनों वेक्टर ऐसे होता, अब बताओ 90 कैसे बनता और किधर बनता? या तो ऊपर या तो, कितने लोग समझे? अगर हम ऐसे कर देंगे तो इससे तो 90 बना लिया, लेकिन इससे 90 नहीं बना पाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, रूल समझ में आया? क्या समझाया? जब भी दो वेक्टर को आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वह दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ऑप्शन में कितना ऑप्शन मिला 90 बनाने के लिए? तो बाहर, अब इसके लिए है कि अगर क्लॉकवाइज हुआ तो अंदर देंगे और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो
बाहर। ये दो लाइन याद रखना। तो तुम बताओ ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है? अच्छा, कितने लोगों को पोजीशन वेक्टर दिख रहा है फिगर में, या बना सकते हो? बोलेंगे हाँ सही हुआ। एक्स ऑफ रोटेशन, ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मार दीजिए लाइन। ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऊपर वाले का, और ये हुआ पोजीशन वेक्टर। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? दिखा आप लोगों को। और मेरा टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे सर टॉर्क जो होगा ना, इससे भी 90 बनाएगा और इससे भी 90 बनाएगा। बताओ इन दोनों से 90 कैसे बनाएगा? तो बोलेंगे दो ऑप्शन है, या तो बाहर। बताओ पेन को ऐसे रख दिया, कितने लोग को दिख रहा है मेरा पेन स्काई वाले से 90 बना रहा है और रेड वाले से, दोनों से बना रहा है 90। एक काम करो, इसको समझो कांटी है और ठोको अंदर। कांटी कहां जा रहा है? बताओ जब ये अंदर जा रहा है तो स्काई से कितना बना रहा है और रेड वाले से? मतलब दो ऑप्शन, या तो बाहर, और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो कहां लेंगे? अंदर लेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो कहां लेते हैं? बाहर लेते। समझ में आया? अंदर का सिंबल होता है क्रॉस, और अगर बाहर होता तो सिंबल होता डॉट। ये सिंबल है, अंदर का सिंबल क्रॉस, बाहर का सिंबल डॉट। तो नेट फोर्स निकाल चुके हैं ना हम लोग। अब क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग? नेट टॉर्क। क्या निकालना चाह रहे हैं? बताओ फोर्स दो है तो टॉर्क भी कितना होगा? दो। तो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। टोटल टॉर्क जो होगा वो किसका किसका सम होगा? टाउ1 प्लस, फॉर्मूला बोलो ना रे, क्या लिखे? R1 F1 साइन थीटा1, और साथ में डायरेक्शन अंदर है कि बाहर? बोलो कितने लोग समझे? अंदर। और अंदर होता है माइनस के कैप। अगर नहीं पता तो पता करो, बाहर प्लस जेड एक्सिस होता है और अंदर अंदर होगा माइनस के कैप। नहीं समझ में आता है क्रॉस लिख दिया तो भी चलेगा। प्लस दूसरा वाला टॉर्क बोलो। अरे भी क्रॉस है ना। चलो R1 बताओ, फिगर देख के बताओ कितना है। तुम लोग बोलो R1 कितना है? 2 मीटर। बताओ F कितना है? 4। और थीटा कितना डिग्री? कितने लोगों को 90 दिखा? अरे पोजीशन वेक्टर को आगे बढ़ा दो ना, 90 बनेगा तुम्हारा। और क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर की बाहर? अंदर। चलो R2 बताओ। 8। फिर बोलो 4। फिर बोलो। और ये भी कौन है? क्रॉस। बताओ 4 दूनी क्रॉस, साइन 90 तो 1 होता है। चलो 8 चौके क्रॉस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा, अपोजिट होता तो घट जाता। तो बताओ 32 और 8 40। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और डायरेक्शन कहां हो गया? अंदर। कितने लोग टॉर्क निकालना सीख गए? एक बात बताओ, फोर्स कितना है? टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब ये गोल घूमेगा कि नहीं? ऐसे गोल घूमेगा जी, ये ऐसे गोल घूमेगा ना। इस पे टॉर्क लग रहा है, गोल घूमेगा, ये गोल घूमेगा। कुछ बुझाया? एक काम करते, कांटी को यहां से निकालो। निकाल लिए? और कांटी को यहां पे लगा दो 3 मीटर की दूरी पर, और देखो आंसर क्या आ रहा है। सुनाई दिया? कांटी को वहां से निकाल दिया और यहां पे लगाने जा रहे हैं, कितना मीटर की दूरी पर? हम थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, तुम लोग दिमाग में आगे आगे चलना। सर क्या करना करेंगे अब? अपना ब्रेन को अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना। बताइए डंडा लिए थे, बताओ कितना कितना फोर्स लगाए थे? इधर कितना न्यूटन? 4। इधर कितना न्यूटन? 4। ये माइनस में था और वो क्या था? प्लस में। कांटी को वहां से निकाल के यहां पे लगा दो। कितना मीटर का दूरी? बताओ यहां से 3 है तो यहां से कितना बचा? कुल मिला के 10 मीटर का था ना। चलो कितने लोग टॉर्क निकाल लोगे? निकाल लोगे? बताओ ये ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे घुमाना चाहेगा? बताओ तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 है। बताओ टॉर्क कितना होगा? तो बोलेंगे सर 4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 और साइन 90 का वैल्यू 1। कितने लोग समझे?
अरे समझे? और क्लॉकवाइज है तो अंदर की बाहर? अंदर। फिर बोलो यहां 4 3 1, और ये भी कहाँ है? 7 चौके 28, 4 तिहाई 12 और 28 सेम आंसर। तुम कांटी कहीं पे भी ठोको 40 से आएगा। एक काम करो, कांटी यहां ठोक दो तो, और बताओ क्या होगा। कांटी यहां ठोक दिया, बोलेंगे सर यहां ठोक दिया, अभी टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। सोचना यार, कांटिए पे ताकत लगा रहा है, कांटी ही पे ताकत लगा रहा है, कैसे घुमा देगा? ये टॉर्क पैदा करने वाला नहीं। आपकी में तो सेकंड वाला ये 0 हो गया, पोजीशन वेक्टर 0 हो गया। और बताइए घुमा देगा ना? ये हुआ 4 और ये दूरी कितना? 10 चौके सेम आंसर आ गया। एक लाइन सुन लो, घर पे एक्सपेरिमेंट करना होगा तो करना घर पे। यहां कितना लिया? और यहां पे 4 मत लेना, 3 ले लेना, या 5 लेना, या 7, या कुछ भी लेना, 4 मत लेना। और तब तुम क्या देखोगे ना, अलग अलग कांटी के जगह पे आंसर भी क्या आएगा? इसमें अलग अलग नहीं आएगा। तो वो भी टॉर्क ही होता है, और ये भी। लेकिन ये टॉर्क जिसमें वैल्यू फोर्स का क्या रहे और डायरेक्शन क्या रहे, और दो अलग अलग पॉइंट पे काम करे, तो इस टॉर्क को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, कपल। और कपल के केस में तुम इतना समझे, कांटी कहीं भी ठोक देंगे आंसर। कितने लोग ये बात समझे? और तुमको घर पे क्या करने के लिए बोला हम, कि फोर्स का वैल्यू सेम मत लेना और सॉल्व करके देखना, अलग अलग कांटी के जगह पे आंसर का वैल्यू अलग अलग आएगा। वो नहीं पढ़ना है आपको, 12th में नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना यही है जो पढ़ा रहे हैं। तो बताओ कपल क्या है? कपल टॉर्क है या टॉर्क नहीं है? टॉर्क है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कपल के लिए क्या कंडीशन है? कपल के लिए कंडीशन है कि दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। दोनों फोर्स का वैल्यू सेम, और डायरेक्शन और दो अलग अलग पॉइंट पे लगना चाहिए, तो कपल बन जाएगा। और कपल के केस में कांटी कहीं ठुका हो उससे कोई मतलब, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। कांटी कहीं ठोका हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। किसको? कपल को। और कपल कैसे निकालते देखे, एक बार टाउ1 का टॉर्क निकालेंगे, एक बार टाउ2 का टॉर्क निकालेंगे, और दोनों को। लेकिन एक और तरीका है कपल का काम करने का। कपल निकालने का एक और फॉर्मूला है जो हमको आपको पढ़ाना है, उसी का तो काम है। कपल का एक और फॉर्मूला है कि कपल अगर हो गया तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, किसी का भी लो मैग्नीट्यूड, कितना होगा? किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, कितना होगा? और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी कितना, मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? डायरेक्ट आंसर आ गया, इतना बिना बनाए। मतलब कपल का क्वेश्चन हो तो टाउ1 टाउ2 करने की जरूरत एक के स्टेप में बनाओ। कपल का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस, क्या बोला? एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा? कपल। तो हम लोगों ने कपल के बारे में समझा। magnitude of either of the forces into perpendicular distance between them। कितने लोग समझ के फॉर्मूला रे? अरे अप्लाई अभी ना किया। किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको आपस में मल्टी, तो क्या बन जाएगा? कपल बन जाएगा। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का आता है? 5। इतना पूरा कहानी 11 का हमको पढ़ाना पड़ा ताकि आपको 12 समझ में आए।
और तुम देखो 12th का पढ़ाने जा रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो सोचो ये टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन हमको 1.5 घंटा लग गया पूरा 11 पढ़ाने में। और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कुछ लोगों को लग रहा है अब छुट्टी। कौन हिसाब से पढ़ रहे हो यार? किस हिसाब से तुम सोच रहे हो? यू इमेजिन, कहां से दिमाग में तुम सोच रहे हो कि छुट्टी वाला बात ला रहे हो? एग्जाम तुमको देना है, अभी एग्जाम आया था, अभी रिजल्ट आया है, बहुत सा का फर्स्ट डिवीजन आया, कुछ सेकंड भी आया। तो तुम सोचो जो आ गया उसको वो लोग नहीं पलट सकता है, और आप लोग उसी फर्स्ट डिवीजन के लिए, डिस्टिंक्शन के लिए काम कर रहे हो। थकान नाम का चीज तो आपके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अभी तो हम बताए तो कम पढ़ा रहे, फास्टिंग चल रहा है, आज आखिरी दिन है प्रोबेबली, ठीक है। तुमको लेकिन ज्यादा पढ़ना है, एनर्जी आप में होना चाहिए। हमरा का है, हमको थोड़ी एग्जाम में बैठना है। आपके आंखों पता क्लास के इन्वायरमेंट वैसा बन जाता, फिर दिखने लगता है, फिर एनर्जी खत्म होने लगता है। मेरा किसी भी, हम क्या कोई भी टीचर हो, वो एनर्जी आपसे ही लेता है। जितना आप अटेंटिव रहोगे, जितना आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे, वो क्या, उसको तो पढ़ाने में मजा आता है। वो 6 घंटा पढ़ा देगा, नहीं थकेगा। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। आइए, टॉपिक जो पढ़ना हम लोगों को वो पढ़ते हैं। और हम इतना जो पढ़ाया सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि जो 5 नंबर का टॉपिक है ना, ये हम नहीं पढ़ाए, हम हल्का हल्का सा खाली हेल्प करेंगे। और ये टॉपिक तुमसे बनना चाहिए, अभी तुमसे 5 नंबर का टॉपिक तुम्हारे पैकेट में अपने से बनना चाहिए। हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, इसे लग के पढ़ना, इसको ध्यान दो। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने आता है आप लोगों को। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। सारे लाइन के बीच का गैप क्या रखेंगे? एक समान। मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम दे दिया 40 न्यूटन पर कूलम, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया ई और डायरेक्शन क्या हो गया? आई कैप। एग्जाम में डिराइवेशन में क्या 40 लिख दोगे? नहीं, ई लिख के चलाते हैं काम। वो तो समझाने के लिए हम आपको 40 लिख दिया। इसका मीनिंग समझ में आता है ना जी? एक कूलम पे 40 न्यूटन का फोर्स। एक काम करो, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दो। सुनाई दिया क्या बोला हम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रख दो? एक। ए बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने का मतलब है कि जरूर एक तरफ माइनस क्यू होगा और एक तरफ प्लस क्यू। मान लो क्यू का वैल्यू तुमको समझ में आए, हम ले लेते हैं +2 कूलम और -2 कूलम, तुमको समझ में आए, प्लस क्यू माइनस क्यू। और दोनों के बीच का दूरी 12 मानते हैं ना। मान लो 12 का वैल्यू ले लेते हैं हम 10 मीटर। अब तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दो। इतना देर से पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, 110% बोलते ध्यान दोगे तो जवाब तुम ही दे दोगे। कितने लोग को लगता है कि इस चार्ज पर फोर्स का वैल्यू बता सकते हो? 2 कूलम पे लगने वाला फोर्स कितने लोग बता दोगे? कितना लगेगा? कितने लोग समझ गए? होगी 80 न्यूटन। बता नहीं, डिराइवेशन पूरा हम आपसे करा लेंगे अभी, ध्यान देना। 5 नंबर का डिराइवेशन है ये, सीबीएसई में आता 2 या 3 नंबर में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर का है ये। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा ये? 80 न्यूटन। अरे क्यों, एक कूलम पे 40 न्यूटन, तो 2 कूलम पे, इस पे 80 न्यूटन और इस पे भी 80। फर्क कितना है कि प्लस चार्ज है तो 80 इधर लगेगा। समझ गए क्या? तो अगर हम ऐसा कुछ लिख दें कि सर इधर फोर्स लग रहा है क्यूई और इसमें इधर फोर्स लग रहा है -QE, तो कितने लोग को लगता है कि एग्री करोगे? अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो ये भी 80 न्यूटन और ये भी, वो तो माइनस के कारण ना पीछे चला गया फोर्स। कितने लोगों को लग रहा है कि कपल बन रहा है? कपल के लिए कंडीशन पहले सोचो। 2 फोर्स होना चाहिए, है 2 फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है दोनों 80, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, है दोनों अपोजिट। हो गया, कपल का फॉर्मेशन हो गया।
इसका मतलब ये सीधा रहेगा कि गोल घूमेगा? मतलब बताओ, बोलो, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितने लोगों को समझ में आया कि टॉर्क पैदा होगा? टॉपिक का नाम अब हम बोलने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टॉर्क प्रोड्यूस्ड। एग्जाम में क्वेश्चन देगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक तो है सर, यही बात तो बोल रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये नचे लगेगा ना, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा ना। वही तो टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम बोलो क्या है? टॉर्क प्रोड्यूस इन एन, किसमें प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। कब? व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो। अरे फिर से बोलना रे, टॉर्क प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात समझ में आया? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। चलो देखो यहां ध्यान से, अब टॉर्क प्रोड्यूस हो गया तो कंफर्म हो गया। अच्छा, कपल भी है क्या? अच्छा, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स पक्का कि जीरो ही होगा? बोलेंगे सर कपल अगर है तो पक्का है कि नेट फोर्स जीरो होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, पूछा एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि कितना टॉर्क, कितना नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा। आंसर क्या होगा? जीरो। उसमें डाइपोल को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म में। अब पूछा नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमको कपल निकालना है, टॉर्क का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला कोई बताएगा? अभी अभी तो पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है सर? तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस, कोई भी फोर्स लो, वैल्यू तो सेम है, आइदर ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलो कपल का टाउ, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो एफ, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी बताओ क्या ये परपेंडिकुलर है? इसका मतलब कोई अगर इंटू ए बी लिख देगा तो सही या गलत? गलत। क्या कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर। सुनाई दिया? एक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जानते हो किधर होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? और इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो किधर है? इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। बता, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल मान लो कितना डिग्री दिया है? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंफर्म है, देना उसका मजबूरी है। बताओ किसके किसके बीच का एंगल दिया हुआ है? अरे ये पता होना चाहिए, किसके किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? देख रहे हो ना, ये डाइपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये दिया हुआ है। बताओ क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? बोलो ना रे। एक काम करो, एक लाइन खींचो तो, एसी दिखाई दिया, एसी लाइन। अब एक बात बताओ, ये बताओ एसी लाइन इसके साथ कितना बना रहा है और ई वाला फोर्स के साथ? इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया? हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? इसको बोलते कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? अरे मैथ में कंस्ट्रक्शन करते हो ना, जिसका जरूरत है अगर वो नहीं दिखता लाइन वाइन खींचते हो ना। सोचो डाइपोल अगर पहले ही से सीधा होता, पहले से सीधा होता, तब ए भी परपेंडिकुलर हो जाता। नहीं समझा? लेकिन ये तिरछा दिया है क्वेश्चन में तो परपेंडिकुलर बनाना पड़ा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अब एसी को हम लोग निकालेंगे ट्रिगो के हेल्प से। अब बहुत सिंपल, बताओ ये कितना एंगल? थीटा। थीटा दिख रहा है? अच्छा ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। बताओ कितने लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? अच्छे से देख के बोलोगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा बताओ कितना लिखे? साइन थीटा। थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है? एसी। और हाइपोटेनस क्या है? ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ एसी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कितने लोगों को दिखा
कि ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है 12, तो ये कितना हो गया 12 साइन थीटा। कितने लोग समझे 12 साइन थीटा कॉन्फिडेंस के साथ? अरे दिखा, बताओ बताओ एफ के जगह पे क्या लिख दे बाबू और एसी के जगह पे? अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये Q और 12 को हम लोग P लिख सकते हैं? पता है डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 12। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। बचा कौन और कौन बचा? बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव हो गया 5 नंबर P साइन थीटा। अब फिर बोले सीबीएसई में 2 नंबर, पहले 3 देता था तो 2 ही नंबर का देता है, ठीक है। बिहार बोर्ड ने 5 नंबर का है ये। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया पीई साइन थीटा। और एक बात बताओ, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते थे ना, तो पी साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस सी। तुम जाके बिहार बोर्ड का क्वेश्चन निकाल के देखो, 10 साल में 6 बार तुमको ये वाला टिक मारने के लिए एग्जाम में आया है। पीवाईक्यू में देखना 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पी डॉट ई, पी बाई, पी क्रॉस ई क्रॉस पी क्रॉस ई को टिक मार देना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पी क्रॉस ई, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 में डाइपोल मोमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, थीटा दिया है, कितने लोग निकाल लोगे टॉर्क? क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और इतना एंगल बना रहा है, टॉर्क बताइए बन जाएगा। और उसका सेकंड पार्ट पूछा कि नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। तो बताओ हम लोग क्या पढ़ा? एक आखिरी बार रिपीट करें, 2 मिनट में पूरे बात को ध्यान से सुनो, दिमाग में सेट कर लो। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर कितना टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क पैदा ही क्यों होगा ये तो देख चुके हैं ना, इसलिए पैदा होगा। यहाँ पे डाइपोल को रखा, इस वाले चार्ज पे फोर्स आगे लग रहा है, इस वाले चार्ज पे फोर्स, तो ये घूमने लगेगा ना, और कोई भी चीज घूमने लगेगा फोर्स लगने के बाद तो उसको टॉर्क कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और 2 अलग अलग पॉइंट पे और डायरेक्शन भी क्या है अपोजिट। तो किसका फॉर्मेशन हो गया कपल का। अच्छा एग्जाम में ऐसे लिख दो तो 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा। बोलोगे 5 नंबर के लिए क्या करेंगे? ये 1.5 पेज में लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? नोट्स में लिखा हुआ है, कहानी बना हुआ है। कहानी बना हुआ है, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge plus q minus q separated by distance 12 escape as shown in the figure. The dipole moment is making an angle theta with the electric field. इसे लिखा हुआ है आपके नोट्स में। हम जब टेस्ट लेंगे तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नोट्स वाला सारा कहानी चाहिए। समझ में आया? उसमें तुम ऊपर नीचे हल्का फुल्का कर सकते हो, लेकिन इतना लैंग्वेज खराब मत करना कि नंबर नहीं उठे। समझ में आया? हाँ, सीबीएसई वाले के लिए इतना काफी है, उसको कुछ कहानी नहीं लिखना है, उसका अपना एक अपना फायदा है, उसको कुछ कहानी वानी नहीं लिखना है, उसको टू द पॉइंट लिखना है, काम हो जाएगा। तो देखो यहां ध्यान से, तो बता इस पर फोर्स आगे, इस पर फोर्स पीछे, गोल घूमेगा ना, तो गोल घूमेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? कपल का। अरे कपल फॉर्म हुआ। अब कपल का फॉर्मूला क्या बताए थे भैया? किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर दूरी है उससे मल्टी। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर बना लेंगे भैया, बना लिया, ऐसे खींच दिया, इसके साथ भी 90 उसके साथ भी 90, और ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये कितना निकल के आ गया 12 साइन थीटा। तो ये 12 साइन थीटा क्यू इंटू 12 डाइपोल मोमेंट होता है, तो फॉर्मूला हो गया पी साइन थीटा, या पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। और बताओ टॉर्क का डायरेक्शन कहां होगा, अंदर या बाहर? तो बोलेंगे सर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टॉर्क कहां होगा? अंदर। वो बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, वो अंदर होगा। फोर्स दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर दिखेगा, लेकिन टॉर्क कहां जाएगा? अंदर जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, के कैप हो जाएगा माइनस में। बुझाया? संडे स्पेशल डे।